नमस्कार श्रोताओं, बहुधा ऐसा होता है कि हर व्यक्ति की किसी खास क्षेत्र में अभिरुचि होती है, लेकिन ऐसा भी होता है कि कोई शख्सियतें ऐसी होती हैं कि तमाम अलग अलग विधाओं में भी उनकी अभिरुचि होती है और गहन अध्ययन होता है, सिद्धहस्तता उन्हें प्राप्त होती है। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ हैं, डॉक्टर राधा कृष्ण गणेशन, जो भारत कला भवन से जुड़े हैं और आपकी गहरी अभिरुचि है कला में, साहित्य में, संस्कृति में, और जो अन्य जो विधाएं हैं जो कि जीवन से जुड़ी हुई हैं, उन सब में गहरा नाता ही नहीं है, बल्कि उसको लेकर के आप एक सक्रियता के साथ, एक मुहिम के साथ, जो मूल स्वरूप होता है संस्कृति और कला का, उसे संरक्षित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर राधा कृष्ण गणेशन जी आपका विविध भारती और आकाशवाणी वाराणसी की ओर से। नमस्कार। नमस्कार सर। तो सबसे पहले जो तमाम चीजों में आपकी योग्यता, सुयोग्यता है, गतिविधियां हैं, हमारे श्रोताओं को कुछ अपने बारे में बताएं संक्षेप में, ताकि वो जान सकें आपके बारे में। मैं डॉक्टर राधा कृष्ण गणेशन, मैं बनारस में ही मेरा जन्म हुआ और मेरे माता पिता भी बनारस के ही हैं और दक्षिण भारतीय, मैं मूलतः दक्षिण भारतीय हूँ। और मेरी बचपन से ही कला में रुचि थी, क्योंकि मेरी माता जी भी कला और ये सब तमाम तरह की जो चीजें हैं माताजी से मैंने सीखा है। और मैंने दृश्य कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अपने अप्लाइड आर्ट उसमें मैंने स्नातक और स्नातकोत्तर किया और मैं पहला व्यक्ति हूं जो कि अपने दृश्य कला संकाय में मैंने डॉक्टर की उपाधि ली। पीएचडी मैंने शुरुआत की मेरी और अप्लाइड आर्ट में मैं पहला पीएचडी हुआ हूँ। और उसके बाद मैं कई जगह मैंने काम किया। मैं जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी था जी, और काशी विद्यापीठ में भी कुछ दिनों तक था। उसके बाद मैं भारत कला भवन से जुड़ा 1990। अच्छा, आप बता रहे थे कि परिवार में कला, साहित्य, संगीत, ये सब चीजें तमाम विधाएं हैं, तो इसमें बड़ी मुश्किल हुई होगी कि अध्ययन के लिए किस विधा को चुने। संगीत में भी आप कर सकते थे, साहित्य में भी कर सकते थे, तो ये खासतौर से चित्रकला ने किस तरह से आपको आकर्षित किया फोकस करने में करियर को लेकर के? एक्चुअली मेरे परिवार में कोई ऐसा प्रॉपर कोई आर्टिस्ट या संगीत नहीं था। वो घरेलू जैसे दक्षिण भारत में प्रचलित होती है ना कि हर घर में संगीत, हर घर में कला होनी चाहिए। तो मैं भी दक्षिण भारतीय परिवेश में पला बड़ा होने के कारण मेरे अंदर भी वो आई। लेकिन शुरू से मैं कुछ चित्र वगैरह बनाता था बचपन से। कोई भी चित्र कैलेंडर की है तो उसको देख के बनाता था। हालांकि बाकी सब में भी थोड़ी रुचि थी, तो हर जगह आकर्षित हो जाता था। कहीं कोई अच्छी संगीत हो रही है तो उससे आकर्षित हो जाता था, और कहीं ऐसा हो रहा है तो मुख्य रूप से मेरा केंद्रित चित्रकला में ही था। तो धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ा तो 10वीं क्लास पास होने के बाद मेरे कई लोगों ने सुझाव दिया कि आपकी कला अच्छी है तो आप फाइन आर्ट्स में आप प्रवेश ले सकते हैं, उसमें आपकी और भी कला को आगे प्रोत्साहन मिलेगा। तो वो औपचारिक एक फाइन आर्ट्स में मैंने एडमिशन ले लिया। तो उसने कहा ना, बहुत अच्छी बात कही कि कई विधाएं, अगल बगल पूरा परिवेश हमारा जो हनुमान घाट में रहता हूँ, वहाँ संस्कृत, साहित्य, वेद में मुझे सभी कुछ पता है क्योंकि पूरी परिवार की वैदिक संस्कृति होने के कारण मुझे वेद का भी कंठस्थ ज्ञान है। संस्कृत लोगों हजारों श्लोक मैं जानता हूँ और कई पुरस्कार अपने विद्यालयों में रहते हुए कई पुरस्कार मैंने संस्कृत, सुभाषित और हिंदी सब में पुरस्कार मैं पाता रहा हूँ। तो मुझे बाद में केंद्रित होना पड़ा फाइन आर्ट्स में, लेकिन साथ साथ मैं इसको साइड में करता रहा। ये जो हमारे गुरु जी थे, मेरे बहुत से गुरु हैं, कर्नाटक संगीत मैंने सीखा, फिर गिटार वादन भी मैंने किया। तभी कुछ थोड़ा मेरा ये रहा है। जी, यानी बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं और भारत कला भवन से जुड़े हैं। हालांकि मेरे मन में ये सवाल था कि फाइन आर्ट के अध्येता, विद्यार्थी और फिर बाद में उसके प्रदर्शन और शिक्षण में आप जुड़े थे, तो कला में खासतौर से किन चीजों ने आपको प्रभावित किया, किन कलाकारों ने प्रभावित किया, और आपकी खुद की जो शैली है वो किस तरह की है? कला जैसा बताया था कि शुरुआती दौर में एक सामान्य होती है ना कि मुझे कला सीखनी है, उसमें इतना ये नहीं था कि कला आगे चल के उसका मीडियम क्या हो या तमाम जो टेक्निकल जो पहलू होते हैं सबके बारे में जाने जरूरी नहीं। जैसे मैं स्नातकोत्तर तो मैंने कर लिया, अप्लाइड आर्ट से मैंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया और
एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में भी काम किया और बॉम्बे जाकर के मैं उन तकनीकी विधाओं को सीखा एजेंसी में। लेकिन मेरे मन में कहीं एक जगह ये थी कि एजेंसी में जाऊंगा तो मैं बंद कर रह जाऊंगा, मैं उन्हीं के अंदर में ही काम करना होगा, तो जो भी, तो वो मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं था। आपने बिल्कुल सही पहचाना। मुझे लगा कि नहीं, इससे थोड़ा हटके कुछ ऐसी चीज हमको देनी है जो बचपन से मेरे अंदर जो घर कई कर गई थी, कई जो चीजों का जो सामंजस्य है जी, तो उसको लेके मेरे मन में था कि कोई ऐसा मुझे पड़ाव मिले जिसकी मेरी प्रतिभा का सही उपयोग हो उस जगह पे। भारत कला भवन की जहाँ तक बात है तो एक बड़ा ही विश्व का प्रतिष्ठित केंद्र है जहाँ पर लोग कला से और उसकी प्रतिकृतियों से, अनुकृतियों से और जो खासतौर से जो तमाम जो खुदाई वगैरह से मिले हुए चीजें हैं उनसे परिचित हो पाते हैं। तो इस भारत कला भवन की विशिष्टताओं के बारे में अगर आप आम श्रोताओं को हमारे बताना चाहें कि यहाँ क्या खास है जो अन्यत्र नहीं है। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया और मेरे जीवन का जो केंद्र बिंदु है वो भारत कला भवन जी। उसका कारण बताऊं कि मैं ऐसे पड़ाव खोजते हुए जब मैं पहले का पहले उस समय होता था ना कि फॉर्म भर दीजिए कहीं भी हो जाए, तो फॉर्म भर के मैं रखा था। तो मैं ऐसे खोज ही रहा था। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी भी, वहाँ भी प्रवक्ता के रूप में राजस्थान यूनिवर्सिटी में रहा हूँ 1989 में जी। तो तभी कला भवन का साक्षात्कार के लिए मुझे बुलाया गया। तो मुझे खुशी ये हुई कि अपने ही जगह पे मुझे नौकरी मिल गई और ऐसी जगह पे तो मेरे भाग्य में था, मुझे कला भवन में उसमें प्रवेश मिल गया नौकरी के तौर पर। तो उस समय 1990 में मैं भारत कला भवन आया। तो कला भवन को, हालांकि मेरा फाइन आर्ट्स में एक विषय के रूप में कला भवन में आके स्केच करने का पढ़ने के दौरान ही होता था। एक क्लास कला भवन में होती थी। उस समय मुझे ये नहीं मालूम था कि कला भवन में क्यों क्लास होती है। तो बाद में मालूम हुआ कि वहाँ की जो कल्चर्स हैं, मूर्तियां वगैरह हैं जी जी, किसी ऐसे उस मूर्ति कहीं भी एक संग्रहालय में कोई भी मूर्ति या इस तरह होती है तो वो सर्वश्रेष्ठ मानवों के द्वारा बनी हुई होती है। वो पूरे मानक में होती है। तो उसको अगर हमको ड्राइंग उसका हूबहू बनाएंगे तो कम से कम वो कुछ प्रतिशत तो मेरे अंदर वो चीज आ जाएगी। तो इसलिए एक संग्रहालय में भी क्लास चलता है जी। इसलिए कला भवन से पूर्व परिचित मैं रहा हूँ शुरू से ही। तो वहाँ आने के बाद मुझे धीरे धीरे हमारे उसके जो संस्थापक हैं रायकृष्ण दास जी जी, उनके बहुआयामी व्यक्तित्व से मैं परिचित हुआ। और महामना तो है ही हैं, दो व्यक्तित्व जो प्रयाग के रहे हैं और बनारस जिनकी दोनों की कर्म हुई रही है, तो मेरे एक आदर्श हो गए दोनों ही महापुरुष। तो उसको मैंने फॉलो किया। तो मैंने विषय भी ऐसा लिया। तो उस समय नौकरी में आ चुका था। तो उस समय एक बंधन था कि आप नौकरी करते हुए तभी आप शोध कर सकते हैं जो कि शोध का विषय भी ऐसा हो। तो मैंने शोध का विषय चुना। तो एक मुझे मिल गई संग्रहालय एवं प्रकाशन। तो वो विषय होते होते मैंने 6 साल लगातार बहुत कठिन परिश्रम नौकरी करते हुए शोध किया और रायकृष्ण दास जी को मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया कि ये ऐसा व्यक्तित्व अगर ये बनारस में नहीं होता तो मुझे लगता कि शायद ही जो हमारी चीजें हैं, जो एंटीक चीजें, अज्ञानतावश जो हमारी चीजें हैं वो बाहर जा रही थी बड़ी तेजी से, वो इनके कारण ही रुक पाई। तो मुझे लगा कि वो कला भवन ही है एकमात्र काशी में जो कि रायकृष्ण दास जी की देन है। और उनके द्वारा उन्होंने जो भी इकट्ठी की अपने ज्ञान, उन्होंने बचपन से जो उनको जो कला के प्रति जो ये अनुराग हुआ उसका सब का फल हम लोग को मिला, काशीवासियों को, एक संग्रहालय के रूप में। तो इस संग्रहालय के बारे में ये क्या क्या खास ऐसी चीजें हैं जो बतौर दर्शक या अध्ययन करने वाले शोधार्थी जो हैं, अभिरुचि वाले, वो वहाँ जाएं तो उन्हें देखने को मिलेंगी, जानने को? भारत कला भवन जो है, आप तो जैसा जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संग्रहालय है। उसके पीछे हमारे मैन बिहाइंड द इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, रायकृष्ण दास की देन है। उसमें 14 गैलरी है, जिसमें से मुख्य जो है, जो कि कहीं विश्व में नहीं है, क्योंकि साहित्य की समृद्ध गैलरी है यहाँ पर। साहित्य के जितने साहित्यकार हैं उनसे जुड़े हुए रायकृष्ण दास जी का जो उसका सभी कुछ मिलेगा आपको। पेंटिंग गैलरी, लघु चित्र वीथिका, जिसमें कि राय साहब की अपनी दृष्टि थी। डॉक्टर कुमार स्वामी जो थे, उनके वजह से रायकृष्ण दास और रविंद्रनाथ टैगोर तमाम ऐसे जुड़े थे कला भवन से। उन सब की जो
चीज है वो राय कलदास को एक कला पारखी के रूप में आगे वो बढ़े और वो कला भवन को फायदा हुआ। करीब 10,000 के ऊपर पेंटिंग्स हमारे भारत कला भवन में है और सिक्के हैं, सिक्का वितिका है, बनारस गैलरी है जो कि बनारस को परिभाषित करती है। लोग अगर बनारस को जानना चाहें, उसकी हिस्ट्री, उसका जो भौगोलिक ये तमाम चीज, जो जेम्स प्रिंसेप की जो तस्वीर है और भी फॉरेस्ट की तस्वीर है उस समय के बनारस को अगर देखना चाहें तो बनारस गैलरी हमारे यहाँ है। और एक विदेशी महिला है एलिस बोनर, जी, वो एलिस बोनर जो है भारत से प्रभावित होकर के बनारस में ही 80 घाट पे उन्होंने अपना जगह लिया था और उन्होंने अंतिम समय में जो भारतीय संस्कृति है और भारतीय कला का जो सत्व है उसके बारे में काफी कुछ अपने उनके नाम से एक एलिस बोनर गैलरी खुली है, उस पे आप देख सकते हैं। और एक फ्रेडपिन है जो केजरीवाल साहब जो हमारे थे उनके थ्रू फ्रेडपिन की गैलरी आई थी जी, उसको भी है नए उसमें। और कल्चर गैलरी है और सिक्के की गैलरी है, टेराकोटा गैलरी है। और आपने बनारस का जिक्र किया कि खास वहाँ की गैलरी है, बनारस में आप हैं और बचपन से आप रह रहे हैं और खास तौर से इन दिनों आपकी फोटोग्राफी भी बनारस के तमाम जगहों की हमने देखी है सोशल मीडिया पर। तो बनारस के जो कहते हैं बनारस में जो रस है या जो इस शहर की आत्मा है, काशी 7 पुरियों में श्रेष्ठ है, देवताओं की नगरी है, उसके बारे में कुछ बताएं कि बनारस की जो अंतर की जो अभिव्यंजना है, जो भीतर का बनारस है, वो कैसा महसूस किया, क्या किस तरह से उसको आप अभिव्यक्त करेंगे? बहुत प्रश्न बहुत अच्छा आपका है। एक्चुअली मुझे कहीं में विषय तो तमाम था, तो मुझे लगा कि मैं एक बनारस का होने के कारण मेरा ये परम कर्तव्य है कि हम बनारस के लिए कुछ करें जी। तो जो कला भवन से जुड़ा तो मैं अपने आप ही बनारस से ही राय साहब जुड़े थे, काफी कुछ बनारस की चीज आ गई, तो मुझे भी लगा कि उनसे प्रेरित होकर के मेरी एक फोटोग्राफी विधा भी थी, आपको बताऊं तो जो कि फाइन आर्ट्स में थी, हमारे गुरु DL भोरा जी थे, उनका बड़ा योगदान है हमारे फोटोग्राफी के उसमें। हालांकि मेरा मुख्य विषय फोटोग्राफी नहीं था जी, लेकिन क्योंकि एक एविडेंस, एक डॉक्यूमेंट को हमको लेना है तो एक सबसे बड़ा अच्छा साधन फोटोग्राफी ही होता है। तो मैंने जब देखा कि ऐसे ऐसे लोग जो बाहर से आके भी बनारस में आके काम कर रहे हैं, उनके बारे में मैंने देखा कि तमाम ऐसी हिस्ट्री है आज जो आप देख रहे हैं, तमाम हिस्ट्री को ही बदल दे रहे हैं, कुछ भी दूसरी कहानी चली जा रही है। और जो आने वाली जो पीढ़ी है, मुझे लगा कि वो लोग को क्या बनारस दिखाएंगे, क्योंकि बनारस की जो मैं बनारस को देखा हूँ आज से 20-30 साल पहले, वो बनारस भी काफी परिवर्तित हो चुकी है और आज के दौर में तो एकदम पूरी तरह चेंज हो चुकी है। तो आने वाले जो पीढ़ी है, मुझे लगा कि उनके साथ अन्याय होगा अगर मैं उस वस्तुस्थिति को हम सही रूप में पेश नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो मेरे पास 2 साधन था, एक तो हमारी फोटोग्राफी थी। अब मेरा उस फोटोग्राफी में जो भी कुछ शेष बचा है उसको जल्दी से मैं ले लूं, जो भी जिस स्थिति में है। तो मैंने हर रविवार या कोई भी छुट्टी के दिन मेरा ये दिनचर्या ऐसा रहता था कि मैं सुबह फोटोग्राफी के लिए जाता था जी। और जो भी चीजें मुझे दिखाई दी, जो भी मेरी अध्ययन हुई बनारस को लेकर के, क्योंकि मैं बनारस में ही घाटों में 2 घाटों में बता रहा हूँ, तो वो मेरा गंगा महल जो घाट है सिंधिया घाट के बगल में, वो मेरा ननिहाल था, मेरा जन्म वहीं हुआ पर, और हनुमान घाट मेरा पैतृक निवास था जी जी। ये 2 घाटों में, और मेरा पला बड़ा जो बचपन जो खेला कूदा सब घाटों के किनारे ही हुआ, अच्छी तैराकी, अच्छी कुश्ती, अच्छी ये तमाम चीजें। तो मैं बनारस को मैंने जिया है, देखा ही नहीं है जी जी। तो मेरी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, तो मैं यही सब मैं कर रहा हूँ बनारस को, उसके जो पुरानी जो स्थिति है, अब जो परिवर्तन हुई है, वो सब की चीज को धीरे धीरे कई आलेख मैंने लिखे हैं मैगजीन पत्रिकाओं में तमाम उस पे, और बनारस से जुड़े हुए जो भी कार्यक्रम है उसमें सहभागिता मेरी। अच्छा, ये तो है कि हालांकि समय बड़ा ही परिवर्तनशील होता है और वक्त तकनीक का, आधुनिक सुख सुविधाओं का है, लेकिन एक जो पौराणिक शहर होता है, प्राचीन शहर, जो जिसको हम कहते हैं कि सभ्यता की जो निशानियां हैं कि हम किस दौर से होकर के और कहाँ पे हमारे पूर्वजों ने कला संस्कृति की जो आधारशिला है वो उन्होंने ग्रहण की, तो उसको भी संजोए रखना बहुत जरूरी होता है। तो कुछ जरूर ऐसे हिस्से या कोने हर शहर में होने चाहिए, कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जिन्हें कि मूल स्वरूप में संरक्षित किया जाए आने वाली पीढ़ियों के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न किया। मेरे अंदर में बहुत दिन से ये होती थी कि क्योंकि
कई चीज आपने देखा होगा, प्रदूषण को लेके, गंगा को लेके, तमाम और भी चीजें, नाव मैंने घाट को लेके प्रश्न भी उठते हैं। और मैं कई सेमिनार में भी भाग लिया हूँ, वहां भी तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि प्रश्न तो उठ रहे हैं, लेकिन कोई उसका प्रॉपर समाधान नहीं था। तो मेरे अंदर ये था कि समाधान कोई क्यों नहीं कर रहा। मैं भी अगर उसमें आ जाऊं कि अरे ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, तो फिर सिर्फ समस्याएं ही सामने आएंगी, समाधान का कोई रास्ता या फिर अच्छे समय की बात हम नहीं कर पाएंगे। तो अभी क्या है कि मैं ऐसे एक दिन सोच रहा था, अगर ये पूरे घाट अगर काशी राजा के संरक्षण में होता, जी जी, तो हमने एक लेख लिखा था, काशी एक मुक्ताकाश संग्रहालय। बिल्कुल, दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है विदेशों में कि ओपन एयर म्यूजियम, पूरा शहर ही हमारा ओपन म्यूजियम है, पूरा शहर ही म्यूजियम है जी। तो हम यहाँ देखते हैं कि 80 से वरुणा जो घाट किनारे वो जो बसी है जी, ये किसका कॉन्सेप्ट है पता नहीं, प्राचीन काल से चली आ रही है। ये हमको एक वरदान के रूप में ओपन एयर म्यूजियम मिला है जी जी, लेकिन उसकी संस्कृति मतलब जिस तरह म्यूजियम के चारदीवारी में हम देखते हैं, तो ये पूरे शहर में ही घुसते ही म्यूजियम का रूप दिखना चाहिए। आज जो है ऐसे जो युवा हैं जो कि इसमें गंभीर रूप से इसमें चिंतन में है, ऐसे लोगों को जोड़ करके सभी लोग मिल करके उसके समाधान के लिए अगर बैठे, कोई समिति बनाए, उसमें बैठे और एक एक चीज को उठाएं। जैसे कुछ हमने देखा कि एक गाय घाट की तरफ कुछ संस्थान लोगों ने अपने आप घाट को सफाई करके वहां गमले लगाए हैं जी जी, और इस तरह की बनाए हैं। लेकिन मैं उसमें ये भी देखता हूँ कि आजकल जो सेल्फी का युग चला है ना, कि भाई हमको दिखाना है, फेसबुक पे दिखाना है। हाँ, काम थोड़ा होता है, प्रचार ज्यादा होता है। प्रचार तो वो क्या होता है, वो प्रचार तक करा के फिर आप समर्पण की भावना हर शहरी में होनी चाहिए कि वो अपने शहर के लिए जो इतना प्राचीन और अद्भुत अलौकिक दृश्यों से भरा हुआ है कि हमने कई बार ये सोचा कि जो भी यहाँ आता है वो सब फोटोग्राफर हो जाता है। कुछ ऐसे जगह है कि वहाँ कोई भी क्लिक करे तो बढ़िया फोटो आ जाता है। तो ऐसी जगह को इससे बचाए रखने में हर शहरवासी को योगदान करना चाहिए। अचानक आपने एक बहुत अच्छी बात कह दी, मैं उसमें आने वाला था, एक बिंदु था, क्योंकि ये जो फोटोग्राफर जो रघुराय जी हैं जी जी, वो अक्सर बनारस आते थे, तो संयोग से मेरा परिचय हो गया। तो इस बार तो मैंने उन्हीं से जाना कि ये बनारस पे इनको कौन सी खिंचाव है जो बनारस में इनको बार बार खींचती है। एक राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फोटोग्राफर बनारस के प्रति प्रेम कहते हैं। तो मैंने बहुत ही ऐसा चीज जाना उनसे, वो कहते हैं कि मैं बार बार बनारस इसलिए आता हूँ, एक लघु भारत की तरह मैं इसको देखता हूँ जी जी, और केवल 3 चीज ही जिंदा है जो कि बनारस को जिंदा रखी है। उसने कहा कि गंगा, घाट और आस्था, 3 चीज अगर ना हो तो बनारस खत्म हो जाएगा। तो मैं उनके दृष्टिकोण से जब मैंने देखा तो हमने बहुत चिंता और बढ़ गई हमारी। और देखिए वो उन्होंने जो बात कही उसके 3 महीने बाद ही ये जो महामारी हुई जी, उनकी बात स्पष्ट हो गई अपने आप। तो स्पष्ट क्या होगी, मैं उस दौरान भी अपने कैमरे को लेकर के मैं गया था पूरी हिम्मत के साथ घाट में जी, सन्नाटा था। तो मुझे देख के ये दृश्य दुख हुआ कि वो पूरा घाट में केवल छतरी लगी है, चौकी लगी है, ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति नहीं है, सन्नाटा। हाँ, लग क्या रहा है ही नहीं है। तो हमको लगा कि जो रघुराज साहब ने जो बात कही है, आस्था कैसे जुड़ती है जब व्यक्ति गंगा में आएगा। जी जी, वो कोई गंगा में नहीं आ रहा था, पानी अपना अलग बह रहा है, सूरज अपना अलग निकल रहा है, सूरज बनारस। तो हमको वो सीन एक पिक्चर की तरह लगा कि दी एंड होता है ना। तो ये सारी चिंताएं हैं जिनको लेकर के कि जैसा आपने कहा बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है और जन सामान्य को इससे जुड़ने और जोड़ने की जरूरत है। और इसमें आप जैसे जो बुद्धिजीवी बौद्धिक वर्ग है वो काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं। आपके अन्य साहित्यिक और सांगीतिक शौक भी हैं, आपने कहा कि खुद गायन वादन का भी आपका शौक है, तो उसमें क्या कुछ कर रहे हैं इन दिनों? वो भी इसी का पार्ट है। अभी रत्नेश वर्मा जी जो सुबह बनारस से जुड़े हैं जी, तो मैं ये देखता हूँ कि हमारे यहाँ जो टेंजिबल और इनटेंजिबल 2 प्रकार के धरोहर होते हैं जी। जो टेंजिबल है वो स्थूल माने जो हम देखते हैं उसको जी जी जी, तो कुछ हमारे धरोहर इनटेंजिबल है जो जिसका स्वरूप नहीं है, जो उसमें वैदिक ऋचाएं हैं, श्लोक हैं, तमाम तरह के लोकगीत हैं, तमाम ऐसी चीज है जी जी। तो मैं ये देखता हूँ कि अरे
हम स्थूल चीज को तो टूटते फूटते देख ही रहे हैं, साथ साथ जो बनारस की जो संस्कृति, इतने बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, तमाम वेद पंडित हुए हैं, तमाम शंकराचार्य की पूरी कृति है, शंकराचार्य ने मणिकर्णिका घाट पे इतने तमाम श्लोक की रचना की है। मैं ये सोचता था कि अरे ये तो इंटेंजिबल हेरिटेज है, ये कहाँ गया हमारा। व्यक्ति तो गया, उसके साथ इसको जो है एक गुरु परंपरा रूप में आपने देखे होंगे, एक गुरु से दूसरे गुरु के शिष्यों पे लगातार चली आ रही है हाथों हाथ। तो हमने कहा वो परंपरा भी धीरे धीरे गुरुकुल परंपरा नष्ट हो रही है। अभी एक सांगवेद विद्यालय वहाँ बचा है, कुछ ऐसे जगह हनुमान घाट ऐसे जगह विद्यालय बचे हैं। तो वो धीरे धीरे बहुत ही ऐसे स्तर पे पहुंच गया है जिसके लिए काशी पहचाना जाता था। दूर दूर से विद्यार्थी लोग काशी में वैदिक इसको ऋचाओं को सीखने के लिए आते थे यहाँ। तो मैंने मेरे घर में था तो मैं इस चीज को भी आगे ले गया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं संस्कृत श्लोक मुझे कहीं तो कंठस्थ है, उसको रागबद्ध भी करता था, कई जगह मंगलाचरण करता था, कई जगह सिखाता था कि इस चीज को जिंदा रखना है। और कई भजन पद्धति, भजन परंपरा में मैं खुद हारमोनियम में संगत करता था, और इसको खाली अपने बल पे जीवित रखने के लिए, लेकिन संस्था को भी सामने आना चाहिए। तो मैंने अपनी कुछ चीजें रखी थी। रत्नेश शर्मा जी से कहा कि ये जो हमारी जो संगीत परंपरा ये सब खत्म हो रही है, हर घाट में है। जैसे गोपाल मंदिर में जो एक गायन पद्धति है, और हमारे तरफ जो महाराष्ट्र उसमें जो है अभंग वगैरह है, हर जगह होता था। हमने कहा वो एक तरह से भारत का ही छोटा रूप है। ये जो नए लोग आ रहे हैं वो इससे परिचित नहीं है। ये सब भी जरूरी है जगह जगह पे बढ़ाने का। तो अब चलते चलते आखिर में जैसे कि कुछ आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें, अगर कोई श्लोक या फिर संगीत की प्रस्तुति जो खास पहचान हो, जिसको आपने बड़ा अन्वेषण से जिसे ढूंढा हो, खोजा हो या फिर संजोए रखा हो। अब देखिए ऐसे तो बहुत है बनारस में। और आपको एक मजेदार बात बताऊं कि हमारे हनुमान घाट में मुत्तुस्वामी दीक्षितर इस कर्नाटक संगीत के बहुत बड़े ये थे। उनके गुरु उनको स्वप्न में आए थे, तो हमारे हनुमान घाट में उनकी समाधि है। तो वो मुत्तुस्वामी दीक्षितर हनुमान घाट आए थे, और वहाँ पर उन्होंने 6 साल तक संगीत सीखा। और उनको उसी हनुमान घाट में मैंने उनको गुरु ने कहा कि जो भी तुम चाहोगे आंख बंद करके मिलेगा। तो उन्होंने एक वीणा का ये आह्वान किया, और उसी हनुमान घाट पे उनको चांदी की वीणा मिली थी। वो वहाँ पर म्यूजियम में है। अच्छा। तो उनके बहुत से जो है कृति है जो यहाँ पर है। तो एक इस तरह और भी बहुत से काशी में आके तो उसमें कुछ आपको स्मरण हो जो आप सुनाना चाहें? शिव पंचाक्षर तो उसको मैं सुना सकता हूँ। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार मुख्य बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज भृंग सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमाय मुनीन्द्र देवार्चितशेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय
यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। वाह वाह, एक अपूर्व आध्यात्मिक माहौल का सृजन हो गया आपके इस प्रस्तुति से। डॉक्टर राधाकृष्ण गणेशन जी, आपसे बहुत ही उपयोगी, सुरुचिपूर्ण और एक गहन विमर्श की बातचीत हमारे साथ हुई। हम बहुत ही आभार प्रकट करते हैं, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इन तमाम विषयों पर विस्तार से बातें की। हम बहुत आभारी हैं आपके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आकाशवाणी और विविध भारती वाराणसी की ओर से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।